हेलो नीट आर्मी, आप लोग का बायो का एक चैप्टर कवर हो चुका है, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कवर हो गया है। अब हम लोग केमिस्ट्री में जो बेसिक पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में भी आप लोग का एक चैप्टर हो गया है, उसका लास्ट वीडियो हो सकता है कल या तो हो गया होगा अपलोड या आज अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तीनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ चैप्टर 11th और 12th इन दोनों को एक साथ मिला के आगे बढ़ेंगे। तो आज केमिस्ट्री का हम लोग जो बेसिक चैप्टर है, आप लोग का 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आज हम लोग इसको कवर करते हैं। और इस चैप्टर से आपका जो 12 का सॉल्यूशन चैप्टर है वो चूंकि लिंक्ड है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब हम आपको फिजिक्स बताए थे तो वहाँ पर हम आपको बताए थे बेसिक यूनिट्स। ये कितना था? 7 यूनिट था। अगर उसको आप अभी रिवाइज कीजिए इसमें, तो देखिए क्या है। फर्स्ट जो था वो था लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास केजी। ठीक इसी तरह से अगर आप टाइम लिखिए तो सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके लिए मोल, और लाइट इंटेंसिटी इसके लिए कैंडेला। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर पाए। तो ये बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये उसका बेसिक यूनिट है। और इसके थ्रू आपको पता है कि फिर हम लोग इसका यूज करके नया नया जो यूनिट डेवलप करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको हम लोग डिराइव्ड बोल सकते हैं। देखिए, जैसे कि डेंसिटी का यूज केमिस्ट्री में होगा, तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, मास का अगर आप यूनिट देखिए तो यहाँ हम लोग केजी लिख लेंगे। और वॉल्यूम जो है वो किसी भी, अगर आपके पास में कोई शेप दिया हुआ हो, लीजिए ये क्यूब है और इसका जो लेंथ है वो एल है, तो ये सब चूंकि एल है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू एल। मतलब किसी भी हालत में वॉल्यूम हमेशा लेंथ का क्यूब होता है। तो यहाँ पर लेंथ के क्यूब के लिए हम लोग मीटर का क्यूब कर देंगे। तो डेंसिटी का एसआई यूनिट केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, तो ये जो है डेंसिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा और ये डिराइव्ड यूनिट इसका हो जाएगा, जिसको कि हम लोग मास और लेंथ के यूनिट के हेल्प से डिराइव किए। तो ये इसका बेसिक यूनिट था, जिसको कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ बस रिवाइज किए। अब इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो आपको सबसे बेसिक चीज का जरूरत होता है वो है एटम, और उसके बाद मोल। ठीक है, तो आप एटम को सबसे पहले समझिए कि एटम होता क्या है। एटम के बारे में अगर आपको पता होगा, आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो
डाल्टन से रिलेटेड है। डाल्टन एटम के बारे में सबसे पहले बताए थे। डाल्टन बताए क्या थे कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये सब में सेम टाइप का होता है। जितना भी एलिमेंट है या कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस है वो एटम का बना हुआ होता है। तो डाल्टन का बहुत सा जो स्टेटमेंट था वो गलत था, लेकिन वो एक सही चीज क्या किए कि आपको एक डायरेक्शन बताए कि हम लोग को इसके बारे में जो पता चला वो डाल्टन के थ्रू पता चला। ठीक है, तो अब एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस को बनाने वाला एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक, और ये बना हुआ किसका होता है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब है कि एटम जो है वो डिविजिबल है, क्योंकि उसके अंदर भी पार्टिकल है, उसको हम लोग डिवाइड करके अलग करके इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था एटम। एटम का एक और कैरेक्टर होता है कि एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और चूंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट इजीली नहीं कर पाएगा। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसका एटम, जैसे कि जो भी इनर्ट गैस होगा, इनर्ट गैस और नोबल गैस जिसको कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, वो सब जितना भी होगा उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि कंपाउंड बनाता है, लेकिन इन जनरल इनर्ट गैस का एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब उसके बाद जब एटम कंबाइंड होता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन है। ठीक, ये जब कंबाइन किया तो यहाँ पर अगर इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन करके CO2 बनाया तो ये चीज एक कंपाउंड होगा। मतलब कंपाउंड जो है वो एटम के फिक्स्ड रेशियो में मिलने से बनता है। यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, यानी अगर एटम के रेस्पेक्ट में देखें तो 1:2 के रेशियो में ये कंबाइन किया और एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया। तो यहाँ तक जो है वो बेसिक जो हम लोग सब जानते थे वो कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, यही सब कुछ यहाँ तक में आपको जानना है। अब इसके बाद कुछ आपको जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज 10 का पावर 9 के मल्टीपल में हो तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे मान लीजिए हम लिखे 3 × 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये चीज क्या कहलाएगा? इसको हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 Nm। सेम उसी तरह से अगर आपको कोई वेवलेंथ दिया हुआ हो 5 × 10⁻⁻10 मीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है
आपको 10 के मल्टीपल को क्या हम लोग कहते हैं, 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं, 10⁻⁻6 को क्या बोलेंगे, 10⁻⁻3 या 10⁻⁻2, ये कुछ क्या होता है, आपको ये चीज को एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आगे जब हम उसका यूज करेंगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में वो कुछ सीधा नहीं देके बस उसका जो इनिशियल होता है वो दे दे कि ये इतना नैनोमीटर का है या ये इतना पिकोमीटर, इतना फर्मी का है, इतना फेम्टोमीटर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ दिया हुआ रह सकता है, आपको उसको रिवाइज करके चलना है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है कि इसका हम लोग नोट्स किस तरह से बना। तो हम लोग जो अभी तक पहले पढ़ चुके हैं वो जैसे एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सब बेसिक है, ये आपको याद होगा और इससे आपका उतना ज़्यादा क्वेश्चन एराइज नहीं हो सकता है। तो अब क्वेश्चन जो एराइज होता है इस चैप्टर से वो दो टाइप से हो सकता है। देखिए, फर्स्ट जो है वो है लॉ। इस चैप्टर में जो बेसिक लॉ है केमिस्ट्री का वो है दिया हुआ, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, गे-लुसैक लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तो ये जो लॉ है वो एक पोर्शन हो गया, आपका क्वेश्चन उससे एराइज हो सकता है डायरेक्ट लॉ के स्टेटमेंट से, और दूसरा जो है वो है स्टोकियोमेट्री, यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो आपको जानना जरूरी है वो है लॉ, और उस लॉ के बेसिस पर आपको करना है कैलकुलेट। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है वो है मोल। तो इस चैप्टर को बहुत जगह बस मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया जाता है। अब इसमें इसका नोट्स हम लोग क्या तरह से बनाएंगे या क्या इसके नोट्स में हम लोग लिखेंगे, तो जो सबसे पहला चीज आपको जानना जरूरी है वो देखिए क्या है जरूरी, कि सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए कैलकुलेशन मोल का। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो हम लोग समझ सकते हैं वो मोल समझ सकते हैं। इस चैप्टर में नोट करने से ज्यादा जो जरूरी है वो है इस चैप्टर का कैलकुलेशन और स्टेटमेंट। आप इसको 100% एनसीईआरटी के ही बेसिस पर समझिए। देखिए, सबसे पहले मोल को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको समझिए। अगर आपके पास में सोडियम दिया हुआ हो, मान लीजिए सोडियम, ये आपके पास है 50 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम का 50 ग्राम में इसका कितना एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को क्या का यूज करना होगा, तो हम लोग खोजेंगे कि हमारे पास में कौन सा लॉ है जो कि उस चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि आपके पास 22.8 लीटर किसी सब्सटेंस का STP पर है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो जो सब्सटेंस है वो 22.8 ग्राम का होता है, तो वहां पर उसका कितना
एटम प्रेजेंट होगा अगर वो एटम के फॉर्म में है, या उसका कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए भी हम लोग को इसका यूज करना होगा। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के हम लोग HCl बना लिए, ठीक है, तो अगर ये हम लोग 5 ग्राम लें और यहाँ पर ये 4 ग्राम लें तो ये कितना ग्राम बनेगा। अब इसमें कौन सा लॉ यूज होगा, तो अभी यानी कि किसी भी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो इस चैप्टर को 2 तरह से मिला के अरेंज किया गया है। फर्स्ट कि आपके पास में लॉ पता होना चाहिए, और सेकेंड उस लॉ को यूज करके कैलकुलेट करने आना चाहिए। देखिए अब इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट लॉ है उस लॉ को समझते हैं और उससे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसको समझते हैं। जो सबसे पहला लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है इसको समझिए। देखिए जब भी कभी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए A जो है वो A मोल है, B मोल है, और यहाँ पर हम लोग C मोल बनाए और D जो है वो D मोल है, ठीक है। अब अगर हम लोग मास के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर का टोटल मास, अगर इसको हम लोग M1 कहें कि ये ऐड करके M1 आया, तो यहाँ पर भी इन दोनों के मास को जब हम ऐड करेंगे तो ये भी M1 ही आएगा। मतलब कि पूरा जितना भी रिएक्टेंट है उसका जितना मास होता है वो बराबर होता है किसके, तो जितना प्रोडक्ट बना उसके मास के। मतलब जितना आप लिए हैं सब्सटेंस, ना उससे कम बनेगा कुछ और ना ही उससे ज्यादा बनेगा। तो यही चीज जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, कि कभी भी जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों का मास, मतलब रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट और टोटल प्रोडक्ट, इन दोनों का जो मास होता है वो कंजर्व्ड होता है। यानी जितना आप इधर का मास लिए उतना ही इधर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा इसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ मास में कुछ नहीं कहा गया है, इसमें बस ये बताया गया है कि जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा। अब इसका यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस पर डिपेंड करता है इधर का कुछ बनना। देखिए इसका यूज हम लोग यहाँ किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास में बस है 5 ग्राम और ये 4 ग्राम, तो यहाँ पर इधर 5 जो भी बनेगा 5 और 4 यानी 9 ग्राम। देखिए अब ये जो 9 ग्राम है क्यों होगा, अब एग्जैक्ट 9 ग्राम ही होगा या उससे ज्यादा कम होगा, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड जो लॉ है उसके तरफ। सेकेंड लॉ कहता है कि जब भी कोई 2 एलिमेंट कंबाइंड होता है तो वो जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड
फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट के एटम के जुड़ने से बनता है, और जो कंपाउंड बना उसमें एलिमेंट का रेशियो फिक्स्ड होता है, उसके सोर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग को बनाना हो, इसको आप कह सकते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन। देखिए, अगर हम लोग H2O का एग्जांपल लें या HCl का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि HCl आप कहीं से ले आइए, किसी दुकान से खरीद के, या फिर किसी लैब से ले आइए, या आपके स्कूल के लैब में अगर HCl आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर कभी HCl में सेम एक ही हाइड्रोजन का एटम होगा और एक ही क्लोरीन का एटम होगा, और उसी तरह से आपके पास जो वाटर है उसमें बस हाइड्रोजन का 2 ही एटम होगा और ऑक्सीजन का बस एक ही एटम होगा। और ये चीज आप कहीं का वाटर ले आइए, ये फिक्स रहेगा, इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जब कंबाइन करेगा तो सबसे पहले जो आपको बनाना है वो इसको इसके मोल के फॉर्म में लाना है। देखिए इस चीज को किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, इसका भी एटॉमिक मास पता हो तो आप उससे बस इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इसका नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। देखिए अब करेंगे क्या कि हाइड्रोजन का एक होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसका हो जाएगा 2, और इसके लिए हो जाएगा, इसका 35.5 होता है, तो इसका हम लोग 71 रख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ इसको कैलकुलेट करके देखिए तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, (35.5 + 1 36.5 और इंटू 2। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इतना ग्राम जब हम लोग लिए तो ये इतना बन रहा है, इतना ग्राम जब लिए तब भी ये इतना ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि आपको ये चीज एक फिक्स नंबर में दिया हुआ है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे वो चीज देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन था H2 + Cl2 HCl, तो यहाँ पर ये है आपको दिया हुआ 5 ग्राम, ये है 4 ग्राम। ठीक है, अब पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये यहाँ पर बन रहा है 36.5, और अगर हम लोग इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 2 इंटू 2। ठीक है, अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो 1 ग्राम यानी कि यहाँ पर 2 है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो बनाता है 2 इंटू इतना ग्राम HCl। अब अगर 1 ग्राम होता तो 1 ग्राम H2 बनाता 2 इंटू 36.5/2, लेकिन आपके पास में है 5 ग्राम, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5 ग्राम कितना बनाएगा, 5 ग्राम H2 जो है वो बनाएगा 5 इंटू 2 इंटू
36.5/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के थ्रू अगर हम लोग बस 5 ग्राम से ही कैलकुलेट करके देखें तो इतना बन रहा है, ठीक। लेकिन अगर सेम चीज को हम लोग Cl के हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर जो Cl है वो है 71, क्योंकि 35.5 प्लस यहाँ पर 2 एटम है, तो इतना ग्राम से ये बन जाता है 2 × 36.5 ग्राम Cl2 से HCl बना इतना। 1 ग्राम अगर हम लोग Cl2 लें तो उससे बन जाएगा 2 × 36.5/71। ठीक है। लेकिन है आपके पास बस 4 ग्राम, तो आप यहां पर लिखिएगा 4 ग्राम में कितना बनेगा, तो 4 × 2 × 36.5/71। अब यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो नंबर है इस नंबर के कंपैरिजन में छोटा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर नीचे ज्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेस अमाउंट में बन रहा है, इसको और इसके थ्रू ज्यादा बन रहा है। ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि जब भी आपको कोई चीज बनाने दिया जाए, मान लीजिए आपसे हम कोई बॉक्स बनाने कहें और बॉक्स बनाने के लिए आपके पास में पेपर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो लेकिन ग्लू लिमिटेड हो, तो आप क्या कर पाइएगा कि जितना ग्लू है आप बस उतना का ही पेपर बना पाइएगा। तो यानी कि किसी भी चीज का जो बनना है वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस आपके पास में कम है, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा है, इस पर उस सब्सटेंस के थ्रू बनाया जाने वाला प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है। सेम चीज यहाँ पर H2 जितना है उस पर HCl का बनना डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उससे कंबाइन होने वाला जो Cl2 है वो कम अमाउंट में है। तो इस टाइप का जो रिएजेंट होता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और प्रोडक्ट का बनना इस लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर HCl जो है इतना नहीं बन के बस इतना ग्राम ही बन पाएगा। ठीक है। तो हम लोग आज 2 लॉ को डिस्कस किए। फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास, और कंजर्वेशन ऑफ मास को किस तरह से आपके क्वेश्चन में कनेक्ट किया जा सकता है हम लोग वो चीज देखे। उससे किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट वर्क करता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, ये चीज देखे। और जो दूसरा लॉ है उसको समझे कि अगर आपके पास में कोई कंपाउंड होगा तो उस कंपाउंड के सोर्स पर ये चीज डिपेंड नहीं करेगा कि उसमें क्या रेशियो होगा उसके बनाने वाले एलिमेंट के एटम का। ठीक है। तो यानी कि आज हम लोग फिक्स्ड प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को देख के उस पर कैलकुलेशन समझे। और यहाँ पर भी आप देखें कि मोल जो है वो काम कर रहा है।
देखिए मोल हम आपको पहले ही बताए कि मोल निकालना बस यही है कि जो आपको सब्सटेंस दिया है उसको आप सिंपल डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लाना है कि कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मोल में, तो हम मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल के वेट से, मास से। अगर आपको एटम के फॉर्म में लाना हो तो आप एटम के मास से डिवाइड कर दे सकते हैं। जैसे कि वहां जो क्वेश्चन था सोडियम 50 ग्राम, अब इसका कितना एटम होगा, उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका मोल निकालेंगे 50 बाय इसका, अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा तो 23। अब ये हो गया इसका नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब इसके लिए जब हम लोग आगे लॉ को डिस्कस करेंगे, एवोगाड्रो लॉ के पास जब आएंगे, तो वहां पर आपको अगर पहले क्लास का याद होगा, एवोगाड्रो नंबर जो होता था वो बराबर होता था 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि एक मोल अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसमें इतना मॉलिक्यूल होगा, एक मोल अगर एटम है तो उसमें इतना एटम होगा। अब आपके पास यहाँ पर इतना मोल प्रेजेंट है तो वहां पर कितना एटम होगा, तो इतना मोल को हम लोग बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ एटम, तो ये बराबर हो जाएगा 50/23 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 50/23 इंटू एवोगाड्रो नंबर करने पर आपको नंबर ऑफ एटम आ गया Na का, जो कि 50 ग्राम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग जो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट था वो समझ लिए, लिमिटिंग रिएजेंट समझे कि क्या होता है, और जो बेसिक 3 लॉ है, या आप कह सकते हैं कि अभी हम लोग 2 लॉ को ज्यादा सही तरह से, अप्रोप्रिएट तरह से समझ चुके हैं। बाकी जो लॉ है उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इस चैप्टर में आप लोग को हमेशा जो भी लॉ है उस लॉ को कैलकुलेशन के थ्रू कनेक्ट करके देखना है, और हर एक कैलकुलेशन में जो यूज होगा वो होगा मोल। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में इस चीज को याद रखना है। हर एक कंडीशन में मोल आपको लॉ से कैलकुलेशन को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो हर एक कंडीशन में जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो फर्स्ट मोल को कैलकुलेट कीजिएगा, और उसके बाद जो आपको कहा जाएगा उस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में यहाँ तक ही समझते हैं। अगर आपको ये एफर्ट ठीक लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम भी आपके लिए और ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट हो सके।